सुबह के 7:30 बजे जब ज्योति स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध से सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपए निकालकर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो सरोज आई ने पीछे से आवाज लगाई, ज्योति बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। ज्योति ने मायूस नजरों से सरोज आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। ज्योति स्कूल के लिए निकल गई। सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज के लड़ाई झगड़े से इस तरह 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सरोज पिछले 10 सालों से नेहा और नरेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। ज्योति उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से नेहा से तलाक चाह रहा था। ज्योति बिटिया की जिम्मेदारी नेहा उठाए और नेहा ज्योति बिटिया की जिम्मेदारी नरेश को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी ज्योति स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है, केवल सरोज आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह नेहा और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, ज्योति को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि ज्योति बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मिली ना मौत। बिटिया कोमा में चली गई। नेहा और नरेश स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। ज्योति की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 15-20 दिन कोई बदलाव न आने के कारण अपने साथ रह रही अपनी मां को नरेश ने रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद में मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी ये हालत कर दी। ये कहकर मां वापस अपने शहर चली गई। सरोज तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नरेश और नेहा से कहा, मैम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी ज्योति की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज इस हालत में ना होती। नरेश और नेहा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते, हॉस्पिटल में एक दिन अकेले ड्यूटी देते। बैंक में पड़े पैसे, जमीन जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 3 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नेहा ने ज्योति के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। वैसे भी महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी, नेहा रोते हुए
अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी? अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे प्यार करते हैं। मामी अनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना नच्छ की पसंद का बनाती हैं। मम्मा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो, जो खाना है सरोज आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने को जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब सीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीजें हैं? पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहां मुझे ये सुनाई दे कि ज्योति को मैं नहीं रखूंगा या रखूंगी, जहां पापा के चिल्लाने की आवाज ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहां से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूंगी। नेहा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज सुनकर आ गया था। नेहा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज लटकते हुए उसके चेहरे की भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। नेहा रोते हुए बोली, नरेश पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी ज्योति ने उससे हमें आजाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार है। नरेश भी नेहा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उसी समय नरेश का फोन बजा और नेहा के मोबाइल पर एसएमएस की टूटू की मैसेज की आवाज हुई। दोनों ने अपने को संभालते हुए दूरी बनाया और फोन उठाया। हॉस्पिटल से ही फोन था। जब तक नेहा नरेश की बातचीत सुनती, उसके अपने फोन में भी एसएमएस खुल चुका था। पढ़ते ही नेहा के मुंह से अचानक निकला, मेरी प्यारी बिटिया को होश आ गया। यही शब्द नरेश के मुंह से भी निकलते थे। एक साथ दोनों के स्वर, चेहरे पर खुशी उस कमरे में गूंज उठी थी। ये कहानी उस घर की है जहां जहां माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूटकर बिखरते हैं और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते हो तो आपको बच्चों को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए पैसे सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की जरूरत के समय उसके कितने करीब है। उसके महंगे खिलौनों का सुख सुविधा नहीं, बल्कि आपके साथ खेलने कूदने, मस्ती, लाड़ प्यार का समय चाहिए।
कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इसीलिए कहते हैं बच्चों की भी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। हर समय बच्चों को डांट फटकार के नहीं रखना चाहिए, थोड़ी सी बच्चों को भी आजादी देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को